स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक है हमारी 12th क्लास की। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि स्टेट बोर्ड का हमें चाहिए, हमें ये चाहिए। आप देख लें अपनी स्टेट बोर्ड की जो बुक्स होती हैं, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की बुक प्रेफर करते हैं। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो किसी भी बोर्ड से हों, एनसीईआरटी की बुक्स लगवाते हैं बहुत ज़्यादा स्कूलों में। हो सकता है हिंदी मीडियम से, हो सकता है इंग्लिश मीडियम में। तो इस चैप्टर को हम इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर आप अपनी जो लैंग्वेज यूज़ करवाते हैं उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाना हमारा मकसद है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, घटक क्या होते हैं। जो इफ़ेक्ट्स होते हैं सीवेज के, रिवर्स पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। जो डोमेस्टिक सीवेज होते हैं, 4 तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, कोलॉइडल पार्टिकल्स, डिजोल्व सॉलिड्स और पैथोजेंस, ठीक है। जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उसमें सैंड और सिल्ट, ठीक है। जो मिट्टी होती है, गाद और कीचड़ सा बन जाता है, वो वाला सस्पेंडेड सॉलिड्स में आता है। कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे फिकल मैटर है, बैक्टीरिया, पेपर क्लॉथ, वो जो तैरते रहते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स में आते हैं। डिजोल्व सॉलिड्स में क्या आते हैं, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। अमोनिया, सोडियम, कैल्शियम और अदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में। उसके बाद आता है पैथोजेंस। पैथोजेंस जो बीमारियां करते हैं, डोमेस्टिक सीवेज में पैथोजेंस आते हैं, कई तरह के डिजीज़ करते हैं, टाइफॉइड, कलेरा, डायसेंट्री, डायरिया, इस तरह से ये डोमेस्टिक सीवेज में ये पैथोजेंस होते हैं। अब इसका रिवर्स पे क्या इफेक्ट आता है, हमने जब चैप्टर की डिटेल स्टडी की थी तो उसमें पढ़ा था कि यूट्रोफिकेशन हो जाता है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है किसी भी केमिकल्स की वो बढ़ती जाती है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। और वो क्या करती है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करने देती, जिसकी वजह से बोन्स पे असर आता है। तो ये नुकसान होता है। जैसे डीडीटी में आया था ये कि डीडीटी एब्जॉर्ब नहीं करने देती, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोकती है। यूट्रोफिकेशन से हर एक केमिकल जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, उनका सबका अलग असर होता है, लेकिन यूट्रोफिकेशन होना नहीं चाहिए। पैथोजेनिक बैक्टीरियल ग्रोथ होती है इस तरह से। एजिंग होती है रिवर की, जैसे सिल्ट और डिकेइंग मैटर जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रिवर्स भरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कोई रिवर है अगर वो साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है, तो उसमें क्या होगा, जितनी वो रिवर बनाई थी, जो भी नदी नहर है सपोज उसी के हिसाब से समझ लो आप, उतनी ही गहराई में वो होगी, है ना। और अगर वो एजिंग हो जाएगी उसमें तो क्या होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें नीचे दबी होंगी और वो फुल भर जाएगी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा स्पेस रहेगा, पानी के बहाव के लिए स्पेस नहीं रहेगा, तो वो भर जाएगी, उसको सफाई की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इस तरह से समझ सकते हो ना कि उसमें जो नीचे दलदला बन गया है, कीचड़ बन गया है, वो तो शो कर रहा है कि काफ़ी पुरानी नदी है, इसमें तो इतना कीचड़ बना हुआ है, सिल्ट डिके हो रहा है, मैटर डिके हो रहा है वहाँ पे। तो ये चीज़ होती है एजिंग की। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो बढ़ जाती है, और जो फ्लोरा और फोना, फ्लोरा जो मतलब वहाँ पे पेड़ पौधों की जो वैरायटी है वो ख़राब हो जाती, ख़त्म हो जाती। फोना वो एनिमल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है, ये वाला असर होता है रिवर्स पे। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द वेस्ट दैट यू जनरेट एट होम। आपको बताना है कि आप कौन कौन सी जनरेट करते हो भाई, कौन सा वेस्ट निकलता है आपके घर से, आपके स्कूल से, और जब आप कहीं ट्रिप पे जाते हो तब। could you very easily reduce the generation of these waste। क्या आप आसानी से इस जनरेशन को, जो ये वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसको कम कर सकते हो। which would be difficult और rather impossible to reduce। और जो वेस्ट निकलता है इनमें से कौन सा या तो इम्पॉसिबल है या फिर कौन सा मुश्किल है ना। वैसे इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो इन शॉर्ट ये है कि आपको बताना है कि घरों में, स्कूलों में और जब ट्रिप पे जाते हैं तो कैसे वेस्ट निकलते हैं, और किसको हम आसानी से कम कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें बतानी है।
जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, फूड पैकेट्स हैं, जैसे हम हमेशा ही प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हैं। फूड पैकेट्स आते ही हैं, जो मार्केट से फूड लाते हैं उसमें पैकेट्स में होता है वो। पेपर, डिस्पोजल ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, लेफ्ट ओवर फूड, एक्सक्रीटा, कप, प्लेट, पॉलीथीन्स, soap and detergent waste are the waste that you generate at home, schools and during trip to other places। ये चीज़ें होती हैं जब हम कहीं पे भी घर में या स्कूल में, ये सारी चीज़ें निकलती ही निकलती हैं, है ना। आपको पता है प्लास्टिक कंटेनर्स भी निकलते हैं, डिस्पोजल ग्लास भी निकलते हैं, पेपर भी, फूड पैकेट्स भी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी निकलते हैं। लेफ्ट ओवर फूड जो बच जाता है खाना, वो भी हम वेस्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं उसे भी, ठीक है। फिर एक्सक्रीटा तो है ही, कप, प्लेट्स और पॉलीथीन, साबुन, डिटर्जेंट्स, ये सब वेस्ट में ही आता है। तो हम जो इजीली रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू जुडिशियस यूज़ ऑफ द मटेरियल, हम इस वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम उसका उचित जुडिशियसली उसको यूज़ करें तो। समझ गए? मतलब एक लाइन में आपके एक आंसर आ गया है कि हम कर सकते हैं सब चीज़ों को, लेकिन जो मुश्किल है करना, जो मुश्किल लगता है, उसमें आता है पॉलीथीन और प्लास्टिक कैन बी रिड्यूस्ड एज रिसाइकिल बैग। हम इसको रिड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं कि जो पॉलीथीन हमने एक बार यूज़ किया, जो प्लास्टिक हमने एक बार यूज़ किया, हम दोबारा से उसे ही यूज़ करें, ताकि हमें और नया लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इस तरह से वो कम हो सकता है, लेकिन हम उसको डिस्पोज नहीं कर सकते। डिस्पोजल उसका बहुत मुश्किल होता है, और वो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, उसको कोई बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म कोई डिग्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है। डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण होते हैं और क्या असर होते हैं हमारे ऊपर, वो हमें बताना है। व्हाट मेजर्स नीड टू बी टेकन टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, क्या करना चाहिए इसे कंट्रोल करने के लिए। देखिए, जो ओवरऑल टेम्परेचर होता है हमारे अर्थ का 20th सेंचुरी में, वो इतना बढ़ गया है, जो भी होता था उससे 0.60 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 0.6 कह सकते हो आप। तो ये क्या होता है, generally attributed to the greenhouse effects caused by increased level of carbon dioxide and other gases। ये किसकी वजह से निकलता है, कौन जिम्मेदार होता है इसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इट इज़ एट्रीब्यूटेड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, पूरा हमारा ग्लोब जो है, हमारी जो अर्थ है, वो गर्म हो जाती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, वो बढ़ाती हैं इसे। ये कंफर्म हुआ था 1991 टू 1992 में इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इन इट्स रिपोर्ट। कंफर्म किया था IPCC बोलते हैं, IPCC ने अपनी रिपोर्ट्स में कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? सबसे पहला कारण कंसंट्रेशन है जो ग्रीन हाउस गैसेस की, वो बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल्स बढ़ रहे हैं, उनका यूज़ बढ़ रहा है, फॉसिल फ्यूल का यूज़ बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटे जा रहे हैं। कोई गैस जो गंदी गैस है उसको पेड़ ले रहे थे, उनको भी काट रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही है बहुत ज़्यादा, एरोसोल निकल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर है लोअर एटमॉस्फेयर में, वो भी बढ़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो ख़राब ही कर रहे हैं चीज़ों को, है ना। हम जिस तरह से हम अपनी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, हमें हक नहीं है कि ये धरती हमारी हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मालिक क्या करे, भगवान क्या करे, चलता है चलने तो, खुद ही ख़त्म कर रहे हो, खुद ही भुगतोगे इसको। इफ़ेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग के, वो क्या है? एक होता है इसका बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है एनिमल्स में, प्लांट्स में, वो ख़त्म हो रही है। ड्रॉट फ्लड पॉसिबिलिटीज़ हैं, गर्म हो रही है पृथ्वी, ग्लेशियर्स से पिघल रही है बर्फ़, तो उससे क्या आ जाता है, फ्लड आ सकता है, उसकी वजह से बाढ़ आ सकती है ना। पेड़ काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से अर्थ गर्म हो रही है, अर्थ गर्म हो रही है तो हमारे क्या नुकसान है, सूखा पड़ सकता है। जब पेड़ ही नहीं है, ज़मीन उबल रही है, तो सूखा पड़ेगा ना। रेनफॉल पैटर्न में चेंज हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि वो बर्फ़ पिघल के पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो डाई कर रही हैं। सडन राइज इन टेम्परेचर एंड देयर प्लेस विल बी टेकन ओवर बाय स्क्रब वेजिटेशन, ठीक है। वो क्या हो रहा है, बहुत सारी स्पीसीज मर रही हैं,
और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो ऐसी वेजिटेशन, उसका स्क्रब वेजिटेशन जो है आ रही है वहाँ पे। इरप्शन और ऑफ प्लांट डिजीज एंड पेट्स, ठीक है, ये भी पेस्ट्स और डिजीज जो हैं वो बढ़ रही है, बीमारियां ही होती हैं ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना कभी। मेथड दैट रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं। पहला, लिमिट करो फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है उसके ऊपर एक लिमिट डालो, ठीक है, फिक्स करोगे इससे ज़्यादा नहीं जलाएंगे हम। बाय डेवलपिंग अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डेवलप करना है हमें कोई और तरीका हो कि हम वहाँ से एनर्जी ले सकें। जैसे हम सन से ले सकते हैं, विंड से ले सकते हैं, ये एनर्जी को हम यूज़ करेंगे तो फॉसिल फ्यूल का बर्न जो है वो कम हो जाएगा। इंक्रीजिंग द वेजिटेशन कवर फॉर फोटोसिंथेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ CO2, क्या वेजिटेशन कवर को इंक्रीज़ करना चाहिए, बहुत से ज़्यादा पौधे उगाने चाहिए, घास उगानी चाहिए, हर तरह की ग्रीन कर दो ज़मीन को ताकि फोटोसिंथेटिक यूटिलाइजेशन जो है CO2 का वो बढ़ जाए। मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर फॉर रिड्यूसिंग N2O एमिशन, मिनिमाइज करो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, NPK सोल्यूशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ क्योंकि ये याद करने में भी फिर हेल्प करता है बच्चों को। NPK सोल्यूशंस को रिड्यूस करो, सबको करो कम, ठीक है। उसके बाद है डेवलपिंग सब्स्टिट्यूट्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ बंद करो और उसकी जगह और सब्स्टिट्यूट्स मतलब इसके एवज में दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करो। अब हमें मैच करना है कॉलम A और B को, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर है, ये किससे मैच करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, एक एग्जॉस्ट एमिशन है जो कि गाड़ियों में लगाई जाती है, ठीक है। एग्जॉस्ट एमिशन कंट्रोल डिवाइस है, वो क्या करती है, टॉक्सिक गैसेस जो निकलती हैं जब व्हीकल चलता है, पॉल्यूटेंट्स जो निकलती हैं उनको अपने ही इंजन में कंबंशन के थ्रू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, लेस टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। कैटलाइजिंग रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन करती है ये सारे काम। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये क्या करता है, पार्टिकुलेट मैटर में इससे रिलेटेड है। ईयर मफ्स क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आदमी अपने कानों को ढक ले और प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल वॉइसेस से। तो हाई नॉइस लेवल जो होता है उसके लिए ईयर मफ्स, ये तो समझ ही आ रहा है कि नॉइस लेवल है तो ईयर मफ्स ही काम आएंगे। लैंडफिल्स क्या होते हैं, सॉलिड वेस्ट को डिपॉजिट करने के लिए, बताया था लास्ट वीडियो में कि जो हमारा सॉलिड होता है उनको लैंडफिल्स में डिपॉजिट अगर हम करेंगे तो उससे हमारा कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। एक साइट होती है, लैंडफिल्स क्या होता है, एक साइट होती है जहाँ पे डिस्पोज किया जाता है वेस्ट मटेरियल, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट क्रिटिकल नोट्स ऑन फॉलोइंग। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, देखो जो एल्गा की ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। प्लांट्स एनिमल में, वेस्ट बॉडीज़ में, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट हो गई है वहाँ पे, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है। इट इज़ बोथ नेचुरल एंड कल्चरल और एक्सेलरेटेड, ये नेचुरली भी होता है न्यूट्रिएंट्स एक्युमुलेशन, ये कल्चर भी किया जाता है, मतलब हम भी खुद भी एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इट लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी लॉस हो जाती है, केमिकल एक्युमुलेशन हो जाता है फूड चेन का, और वाटर बॉडी में एजिंग हो जाती है, ठीक है। ये होता है यूट्रोफिकेशन। उसके बाद हमारा आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और ग्राउंड डिप्लीशन एंड वेज फॉर इट्स रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल, देखिए यूट्रोफिकेशन कहीं पे शायद मैंने कुछ गलत बता दिया होगा, लेकिन यूट्रोफिकेशन होता है एल्गल ग्रोथ। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस की वो हर लेवल पे, हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ती जाती है,
जिसको बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसकी वजह से टॉक्सिक सब्सटेंस अक्यूमुलेट होते हैं ऑर्गेनिज्म में, और ना वो उसे मेटाबोलाइज कर सकता, ना एक्सक्रीट कर सकता, इसीलिए वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। एग्जाम्पल इसमें लिया गया है DDT का। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड रिप्लेसमेंट, ये क्या होता है? देखो, ग्राउंड जब हम पानी लेते हैं, ठीक है, अगर किसी जगह से ज़्यादा लंबे समय तक पानी निकालते रहेंगे तो वो जो ग्राउंड वाटर है जहाँ से हम पंप कर रहे हैं या किसी तरह से निकाल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, की इशू है जो कि ग्राउंड वाटर यूज से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और रिप्लेसमेंट। जो इंडिया के बहुत ज़्यादा एरिया हैं ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना है। द मोस्ट सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग इज दैट वाटर टेबल बिलो विच द ग्राउंड इज सैचुरेटेड विद वाटर कैन बी लोवर्ड। जो लेवल है वो नीचे गिर जाता है ज़्यादा यूज़ करेंगे तो। ग्राउंड लेवल डिक्लाइन टू फार, बहुत जल्दी जाता है वो पानी। देन द वेल ओनर माइट हैव टू deepen the well, drill a new well, or at least attempt to lower the pump. अगर जल्दी से निकल गया पानी वहाँ से तो फिर जो ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, या तो उसको और गड्ढा खोद देते हैं या फिर नई जगह पे बोरिंग कर देते हैं, कुआं खोद देते हैं, कुछ भी पानी निकालते हैं एटलीस्ट वो वहाँ से। तो इसका ये नुकसान है कि एक लेवल का तो आपने ख़त्म कर ही दिया, दूसरी जगह से आप फिर से चल पड़े हो निकालने के लिए। इसको रिप्लेनिश किस तरह से किया जा सकता है? रिप्लेनिश होता है फिर से भरना। किस तरह से भर सकते हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है पानी का वो ख़त्म करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा औरतें ही कर रही हैं, मुझे लग रहा है जितना भी ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज़ हो रहा है वो लेडीज़ की वजह से हो रहा है। तो जैसे गवर्नमेंट कहती है कि बच्चों को, लड़कियों को बचाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितनी भी लेडीज़ हैं वो झाड़ू पोछा कम लगाएं। अगर वो झाड़ू पोछा करती भी हैं तो उस वाटर को वो किसी प्लांट में डालें ताकि जो वो रूट्स हैं पौधे की, वो जड़ें जो हैं वो उसको नीचे भेज दे ज़मीन में। ठीक है, क्योंकि घर का सारा काम लेडीज़ के हाथ में होता है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वो क्या करती हैं, धोते जाती हैं, पड़ोसी ने धो दिया चलो हम भी धो देते हैं, इसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है हमारा। तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम पानी को। ऑप्टिमाइज़ करें वाटर यूज़ को और रिड्यूस करें वाटर डिमांड को। जितनी डिमांड हो रही है उसको भी कम कर दो। बच्चों को भी यही सिखाओ किस तरह से यूज़ करना है। हार्वेस्ट करो रेन वाटर को, जो बारिश का पानी होता है उसे कहीं रोक लो, कहीं इकट्ठा कर लो, उसको यूज़ करो। डिफोरेस्टेशन को कम करो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। वाई डज ओजोन होल फॉर्म ओवर अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में क्यों होल बना है? हाउ इल एनहेंस्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अफेक्ट अस? जो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बढ़ रही हैं ये क्या इफेक्ट करती हैं? देखो, ऑक्सीजन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस होते हैं उनको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो होते हैं उनको ODS बोलते हैं। ठीक है, ये बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन है, ये N2O, हेलोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरीन रेडिकल्स हैं, जो भी हैं ये सारे ग्रीन हाउस क्या करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं। सबसे ज़्यादा इसका रोल होता है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। यहाँ देखते हैं इस डायग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका 60% रोल होता है। ठीक है, और जो हमारी मीथेन है उसका 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% और जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका 6% रोल है हमारे ओजोन को तोड़ने में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहा है ओजोन डिप्लीशन का प्रोसेस जो है। अब ये कार्बन, और सबसे ख़तरनाक कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो इसमें क्लोरीन है वो अलग हो जाती है और वो हर बार क्लोरीन कंज्यूम नहीं होती रिएक्शन में, वो क्या करती है, वो दोबारा से O3 को O2 में बदल देती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज़ें ख़त्म कर रही हैं ओजोन लेयर को, तोड़ रही हैं, पतला कर रही हैं। एडवांस्ड कंट्रीज से सबसे ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, जैसे USA, जापान, यूरोपियन कंट्रीज़ में, हमारे पूरे संसार में ये सबसे ज़्यादा यहीं से निकलता है।
दीज आर रिलीज इन स्ट्रेटोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाते हैं और ये पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं जैसे ही विंटर शुरू होती है। ड्यूरिंग विंटर आइस क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है अंटार्कटिका के ऊपर, लेकिन सनराइज जो है, नो सनराइज इज रिसीव्ड इन पोलर एरियाज, तो वहाँ पे कोई सनराइज रिसीव नहीं होता, सूर्य की धूप नहीं मिलती। यूवी रेज कैटालाइज करती हैं और रिलीज करती हैं क्लोरीन एटम को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ये हेल्प करती है बहुत ज़्यादा हमारी ओजोन लेयर को, O3 लेयर को तोड़ने में। ठीक है, उसके बाद होता है जो कमिंग स्प्रिंग सीजन होता है, उसमें क्लोरीन एटम रिएक्ट करता है ओजोन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में और O3 को O2 में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो जाती है, टूट जाती है। ओजोन सिल्ड स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो ख़त्म होने शुरू हो जाती है, जिसे ओजोन होल कहते हैं। दिस होल डिसअपियर्स इन समर ड्यू टू फ्री मिक्सिंग ऑफ द एयर अंटार्कटिका विद द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल एयर। ये होल क्या होता है, समर्स में डिसअपियर हो जाता है क्योंकि फ्री मिक्सिंग हो जाती है एयर की अंटार्कटिका के ऊपर बाकी ग्लोबल एयर के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसीजर है। जो इफेक्ट होता है ग्लोबल यूवी रेडिएशंस का वो क्या है, स्नो ब्लाइंडनेस और इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया में सोजन आ जाती है, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, डैमेज करता है स्किन सेल्स को, डेवलपमेंट होता है स्किन कैंसर का। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से जो है वो डैमेज हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत कमी हो जाती, ख़त्म भी हो जाती है, और हाई नंबर ऑफ कैटरैक्ट्स इन ह्यूमंस। ये सब बहुत ज़्यादा, मतलब जो बहुत कॉमन चीज़ है जो हमारे यूवी रेज के ज़मीन पे आने से होती है वो होता है स्किन कैंसर। ठीक है, डिस्कस करना है वुमेन का कम्युनिटी में प्रोटेक्शन में, फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, बचाने में जो रोल है वुमेन का और कम्युनिटीज़ का प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में। दो केसेस हैं जिससे हम समझ सकते हैं। एक तो बिश्नोई कम्युनिटी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, सल्यूट है बिश्नोई कम्युनिटी को। जब लोगों को कुछ समझ ही नहीं थी, जब तो पूरी अर्थ हमारी ग्रीन थी, तब उन्होंने क्या किया था, पेड़ों को बचाया था। बिश्नोई कम्युनिटी इन बिश्नोइयों में बिश्नोई कम्युनिटी है। मतलब एक गांव में, एक राजस्थान में क्या हुआ था कि एक राजा ने बोला कि आप मुझे महल बनाना है, अपने मंत्रियों को बोला कि आप जाओ और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर आओ। तो वो क्या हुआ, बिश्नोई कम्युनिटी और जो बिश्नोई हैं, बिश्नोई लेडीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, वो लड़ाई की राजा के वर्करों के साथ, आर्मी के साथ, और अपने पेड़ों को बचाया। अमृता देवी बिश्नोई हैं, वुमेन हैं, वो उन्होंने लीड किया इस काम में और इस मोमेंट को शुरू किया। ठीक है, अपनी बेटियों के साथ, उनकी 3 बेटियां थी और हंड्रेड्स ऐसे फिर मेंबर इकट्ठे हो गए इस कम्युनिटी के, क्योंकि एक बंदा बहादुरी दिखाता है तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो बिश्नोइयों ने यही किया कि अमृता देवी अपनी 3 बेटियों के साथ पेड़ों से चिपक गई, ठीक है, लिपट गई उससे, ट्रीज से, और अपनी ज़िंदगी उन्होंने खो दी। मतलब जो शोल्डर्स थे, जो सैनिक थे राजा के, उन्होंने उनको मार दिया, काट दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब लोग बहुत ज़्यादा आगे आ गए कि हम भी पेड़ों को बचाएंगे, तो अमृता देवी के सपोर्ट में वो लोग भी कर रहे थे काम। फिर राजा को थक हार के वो अपना जो काम था वो रोकना पड़ा। ठीक है, पेड़ काटने का ख्याल अपने दिल से निकालना पड़ा, क्योंकि ऐसे नरसंहार करना तो बहुत ही गलत हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद था चिपको मूवमेंट 1974 में। गारवाल रीजन है हिमालय का, वहाँ पे चिपको मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। इस मूवमेंट में क्या हुआ, विलेजर्स पेड़ों से चिपक गए, हक किया, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को पेड़ काटने से रोका। ये 2 ऐसी स्टडीज़ हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं जो वुमेन है वो सोशल कम्युनिटी जो है उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रोल है प्रिवेंशन में, फॉरेस्ट प्रिवेंशन में। जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको ख़त्म होने से रोकने में बहुत ज़्यादा रोल्स हैं। तो सल्यूट है ऐसी लेडीज़ को जो ऐसा काम करती हैं, और उन्होंने उस टाइम पे सोचा, जबकि चिंताजनक स्थिति तो हमारी आज है,
तो ये चीज़ हम भी कुछ कर सकते हैं और हम करते हैं। जैसे सपोज़ मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैं हर बार पेड़ लगाती हूँ और हमारे घर में बहुत सारे पेड़ हैं, और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी अपने आप से प्रॉमिस करो कि एटलीस्ट अगर आप बच्चे हो तो अपने माँ बाप के लिए एक ऐसा पेड़ हो जिसकी छाया में वो बैठ सके, जिसकी ऑक्सीजन वो ले सके, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप खुद भी ठीक रहें। तो ऐसे ही एक एक पेड़ से एक एक घर को ऑक्सीजन मिलेगी, एक एक गांव को ऑक्सीजन मिलेगी, एक एक शहर को ऑक्सीजन मिलेगी, और फिर सफ़र ऐसा शुरू हो जाएगा कि रोड्स पे भी लोग लगाया करेंगे कि हम इस रोड से जाते हैं तो हमारी गाड़ियाँ ठंडी छाया में ही चलें। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा असर होगा और हमारे फिर समाज का जो है हाल ही बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट मेजर्स। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।